नमस्कार। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गोपा सान्याल। दर्शकों, हर साल 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस दिन WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस होता है। हर बार की तरह स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और जागरूकताओं को लेकर कोई न कोई थीम तय किया जाता है। इस साल यानी कि 2025 का थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। और ये थीम समर्पित है गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं के कल्याण को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक स्वस्थ जीवन की। और इस स्वस्थ शुरुआत की जो हम शुरुआत करेंगे वो है गर्भवती माताओं की प्यारी मुस्कान के साथ और शिशुओं की किलकारी के साथ। इस संबंध में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून मिश्रा जी को। तो चलिए मिलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा आज का विषय है स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य। तो अगर मैं सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि कोई भी स्त्री जब माँ बनना चाहती है तो स्वस्थ शुरुआत कैसे करें, किस तरह से तैयारी करें? सबसे पहले तो माँ तैयार है कि नहीं, उनको सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करनी चाहिए कि उनका अभी कैसा चल रहा है, बहुत व्यस्त तो नहीं है अपने काम में, उनके पास समय है कि नहीं, सिर्फ उनके पास, उनके परिवार में सब लोग उनके साथ समर्पित हो पाएंगे कि नहीं, इस बारे में वो श्योर हैं कि हमको करना है। उसके अलावा फिर उनकी कोई ऐसा घर में स्ट्रेस तो नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ़ तो नहीं है, सब लोग साथ में उनकी मदद कर सकते हैं। ये सब सोच के फिर वो अपना शुरुआत के लिए सोच सकते हैं। जी, अगर शारीरिक रूप से तैयारी की बात करें तो एक माँ पूरी तरह से स्वस्थ है, एक स्त्री पूरी तरह से स्वस्थ है, इसका क्या मापदंड है सर? माँ के लिए ये सबसे पहले चीज़ शुरुआत होती है कि वो खाना बराबर खा रहे हैं कि नहीं, उनकी रूटीन कैसी है, वो उनकी दिनचर्या कैसी है, वो बराबर उनकी नींद पूरी हो रही है या नहीं, वो दिन भर कहाँ अपना समय निकालती हैं, उनके दिन भर में क्या क्या चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या क्या नहीं है, किसी भी प्रकार का कुछ हानिकारक तत्वों के साथ उनका संपर्क है या नहीं है। इसके लिए वो सबसे पहले उनको जानना ज़रूरी है। घर में कोई अगर लंबे समय से बीमार है तो उससे उनकी करीबी कितनी है, घर में वातावरण कैसा है, वो खुद से अंदर से कैसा महसूस कर रही हैं, कोई भी अभी उनको अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ था, कोई बीमारी थी, उसके बारे में उनने जांच कराई है या नहीं, ये सब जानते हुए फिर वो अपने स्वास्थ्य के बारे में जान सकती हैं। जी, ये आपने बहुत स्वस्थ शुरुआत की बात की। डॉक्टर साहब, हर माँ बाप चाहता है कि उनका शिशु बिल्कुल स्वस्थ हो और सबकी यही उम्मीद होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ आनुवंशिक बीमारी जो है वो पीढ़ियों तक चली आती है और इसका असर बच्चे के जीवन पर भी पड़ता है। तो क्या कुछ प्लानिंग करते वक्त ऐसा संभव है कि ये जाना जा सके कि भाई कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है और उसका क्या कुछ निदान संभव है? अनुवांशिक बीमारियां बहुत सारी होती हैं, जिसमें कि कॉमनली आप देखेंगे तो खून से जुड़ी बीमारियां जो बहुत सारे राज्यों में देखी जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये सब में सिकल सेल है, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। पंजाब में थैलेसीमिया देखा जाता है। तो ये कुछ बीमारियों का एग्जाम्पल है जो कॉमन देखे जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो जो माँ है और जो पिता हैं उनका कैरियर स्टेटस की जाँच की जाती है कि वो लोग में अगर इसका बीमारी का कण है तो वो बच्चे में जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर माँ बाप में इसमें इस बीमारी से जुड़ा कोई कण नहीं है तो फिर तो कोई तकलीफ नहीं रहती है। इसके अलावा परिवार में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं चल रही है जो किसी एक परिवार में देखी गई हो और वो बार बार देखी जा रही है। जैसे कि कुछ बीमारियाँ होती हैं जो कि परिवारों में सिर्फ लड़कों को देखी जाती हैं, जिसे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोले जाते हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि जो परिवार के जितने भी लड़के रहते हैं उनमें मांसपेशियों में कमज़ोरी आना या ये सब होना, अगर इस प्रकार का किसी भी बच्चे में देखा गया है या बड़े बुजुर्गों में देखा गया है तो उनकी जांच करा के हम आने वाले बच्चों के लिए टाइमली प्लान कर सकते हैं। जी सर, आपने सिकल सेल की बात की। छत्तीसगढ़ के काफ़ी इलाकों में कई लोग प्रभावित होते हैं इससे, इसके लिए क्या कुछ आप कहेंगे? सिकल एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो खून की आकार होता है वो एक हंसिए जैसा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी रहती है वो कम हो जाती है। इससे बच्चे दो तरह के होते हैं, या तो वो कैरियर होते हैं या तो वो बीमार होते हैं। अगर जो बीमार वाले बच्चे रहते हैं उनमें दर्द होना, ये अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की तकलीफ़ होना,
ये सब बहुत आम तौर पे देखा जाता है। उनको बार बार खून देना पड़ता है, उनका इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये सिकलिंग वाली जो बीमारी है, जितना जल्दी पता चल जाए उतना बेटर रहता है। बेटर इस तरह से रहता है कि हम उन बच्चों को एक्स्ट्रा वैक्सीन्स दे पाते हैं, हम उन बच्चों को एंटीबायोटिक वगैरह के कवरेज में दे पाते हैं, ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो भी तो इतना ज़्यादा ना हो कि वो बच्चे के लिए जानलेवा हो। जी, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स काफ़ी देखी जाती है। क्या जो स्त्री माँ बनने जा रही है उसके लिए दूसरी बीमारियाँ जैसे बीपी, डायबिटीज़, ये भी असर डालता है क्या? जी हाँ, आजकल ये देखा जाता है कि पहले जो उम्र थी जिसमें लोग गर्भवती हो जाते थे वो 25 से कम थी। अभी आज की डेट में लोग अपना पढ़ाई को लेके, एम्बिशंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, जिस वजह से जो माँ बनने की उम्र है वो आजकल 30 के बाहर जा चुकी है। 30 के बाहर जाने से ऐसा हो गया है कि बहुत सारी बीमारियाँ जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी बहुत कॉमन इसमें पाया जा रहा है। किसी को भी अगर करना है तो अब उनको अपनी लाइफस्टाइल सुधारने का बहुत ज़रूरत है, जिसमें कि धूम्रपान, शराब, ये सारी चीज़ों से भी उनको बचना रहता है। अगर कोई गर्भवती होने का प्लान कर रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका असर बच्चे के स्वास्थ्य पे जाता है। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो धूम्रपान और ये जो शराब की आदत, और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं भी, हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाता है कि गुड़ाखू और ये सब जो चीज़ें हैं वो लेती हैं। बहुत नुकसानदायक ये सब चीज़ें होती हैं एक गर्भवती माँ के लिए। सर, RH नेगेटिव की बात हम बहुत सुनते हैं, और क्या होता है RH नेगेटिव और इसका क्या कुछ असर पड़ता है? क्या इसका कुछ निदान संभव है? RH मतलब ऐसा रहता है कि जैसे कई लोगों ने ब्लड ग्रुप कराया होगा तो उसमें कई बार उन लोगों को कहीं पॉजिटिव आता है, कहीं नेगेटिव आता है। तो आसान भाषा में देखा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये खून के ऊपर एक प्रोटीन होता है। तो जो माएँ जिन लोगों में नेगेटिव रहता है उनके अंदर अगर गर्भ में बच्चा, पहला बच्चा अगर पॉजिटिव पैदा होता है, बच्चे का खून माँ के शरीर में जैसे फैलने लगता है तो माँ का शरीर उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी पैदा करता है, जो कि पहले बच्चे को तो असर नहीं करती, दूसरे बच्चे को, लेकिन जब माँ दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है, दूसरी बार गर्भवती होती है, वो बच्चों में ये जो एंटीबॉडीज़ रहते हैं उस दूसरे बच्चे का खून बहुत तेज़ी से कम करने लगते हैं, जिसकी वजह से पीलिया होना, शरीर में खून कम होना, बच्चे का विकास कम होना, ये सब देखा जाता है। इससे बचाव के लिए जब पहली बार ही माँ गर्भवती हो रही है, उनका खून का जांच करा के उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे एंटी-डी बोलते हैं। इसका समय पे देना बहुत ज़रूरी है। ये पहले बच्चे के लिए नहीं है, ये आने वाले बच्चों के लिए रहता है, ताकि आने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी ना हो। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी, और मुझे लगता है हमारे दर्शक इन बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। सर, अब बात आती है कि जब किसी स्त्री को पता चलता है कि वो माँ बनने जा रही है, और माँ बनना जो है वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे सुंदरतम प्रक्रिया होती है, और हर स्त्री का ये एक सपना होता है कि एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे। कब वो डॉक्टर के पास जांच के लिए जाए और कब जाए? सबसे पहले तो किसी ने अगर डिसाइड किया है कि उसको माँ बनना है तो सबसे पहले उनको अपने शरीर में जितनी भी प्रकार की कमियां हैं उस बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि अपन लोगों में देखा जाता है इंडियंस में कि ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं, जिस वजह से खून भी थोड़ा कम रहता है। वेजिटेरियंस में एनीमिया बहुत कॉमन है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके शरीर में खून बराबर है या नहीं, आपका थायराइड बराबर है या नहीं, शुगर ठीक है कि नहीं, बीपी से जुड़ी कोई बीमारी है कि नहीं। इस प्रकार अगर हम ये सब बीमारियों को पहले से जान पाते हैं तो हम उस तरह से प्लान कर पाते हैं। एक बार अगर आपने गर्भ का फिर प्लान कर लिया है तो सबसे पहले फिर आप ये सब जांच करें। आपका अगर कुछ कंट्रोल में नहीं है, जैसे थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कि देखा जाता है कि गर्भवती होने के बाद भी अचानक से बढ़ने लगता है। तो उसके लिए अगर पहले से जान लिए कि आपका अगर कंट्रोल में आ गया है तो वो बच्चे के हिसाब से बराबर रहता है। तो क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जांच के लिए कि कब जाए और किस किस प्रकार की जांच करें? सबसे पहले तो अगर किसी माँ ने गर्भवती हो गई हैं, सबसे पहले उनको अगर घर में अगर वो करना चाहें तो पेशाब की एक जांच होती है जिसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं, जो कि आजकल सारे मेडिकल में उपलब्ध है। आप सबसे पहले ये कंफर्म करें कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। किसी माँ का महीना मिस हुआ या कुछ ऐसा हुआ, सबसे पहला चीज़ आप एक टेस्ट करके देखें घर में, जो कि बहुत आसान है। उसके बाद आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर सकते हैं कि जहाँ पे जाके आप टेस्ट कराएं कि वो प्रेगनेंसी बराबर सही जगह में हुई है या नहीं हुई है। अगर वो प्रेगनेंसी सही जगह में हुई है तो उसके हिसाब से फिर आगे सोनोग्राफी, खून की जांच, ये सब कराई जाती है। जैसे कि गर्भवती हुई तो सबसे पहले उनमें हम लोग वायरल मार्कर कराते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस है, ये सारी बीमारी तो नहीं है। उसके बाद फिर सोनोग्राफी अलग अलग समय में प्लान की जाती है। सबसे पहली सोनोग्राफी जैसे लोकेशन के लिए रहती है कि
बच्चा जो है बराबर गर्भ में है या नहीं। उसके बाद फिर 9 महीने के आसपास हम देखते हैं कि बच्चे की दिल की धड़कन आई है कि नहीं। उसके बाद फिर और टेस्ट रहते हैं, जैसे डबल मार्कर बोलते हैं, ट्रिपल मार्कर बोलते हैं। ये लोगों के उम्र और कैसा किसका रिस्क फैक्टर उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। और इसमें जैसे सोनोग्राफी की जाती है, सोनोग्राफी से हम बच्चे का ये भी पता कर पाते हैं कि बच्चे के शरीर के सारे अंग बराबर बने हैं या नहीं बने हैं, किसी में कोई कमी लग रही है या नहीं लग रही है। उसके हिसाब से हम आगे की जांचों के बारे में डिसीजन ले पाते हैं। सर, कई लोगों में ये भ्रांति होती है कि बार बार सोनोग्राफी कराने से शिशु को कोई असर तो नहीं पड़ेगा? बहुत सारी जगह ये चीज़ मानी जाती है। एक बहुत कॉमन धारणा है जिसमें लोग ऐसा मानते हैं कि सोनोग्राफी कराने से बच्चे के बाल कम हो जाते हैं, लेकिन इसका ऐसा कोई संपर्क नहीं रहता है। सोनोग्राफी एक ऐसी तकनीक रहती है कि जैसे जो पनडुब्बियाँ रहती हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं गहराई नापने के लिए कि वो पानी के स्तर से कितना नीचे है, आगे पत्थर कितना पास आ रहा है। यही टेक्नोलॉजी है जो सोनोग्राफी में यूज़ की जाती है। इससे बच्चे के इसमें कोई भी प्रकार का दुष्प्रभाव ऐसा कुछ आने की संभावना नहीं है। सबसे सेफ अगर कोई जांच बोली जाती है प्रेगनेंसी के दौरान तो सबसे पहली चीज़ वो सोनोग्राफी रहती है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर आप, और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कलम कल्पना साहित्य की विविध विधाओं को स्पर्श करता एक मर्मस्पर्शी कार्यक्रम जिसमें भावना है, कल्पना है, कोमलता है, सृजनशीलता है, दूरदर्शिता है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम देखते हैं साहित्य जगत के छुए अनछुए पहलुओं को, साहित्यिक यात्रा के हर मोड़ पर कल्पना का, यथार्थ का, चिंतन का, सृजन का भाव पक्ष। कलम कल्पना में हम चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम कलम कल्पना माह के प्रत्येक रविवार को शाम 4:30 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं डीडी फ्री डिश के साथ साथ टाटा प्ले के चैनल नंबर 1174 पर। तो ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखते हैं। हम बातचीत कर रहे थे गर्भवती माता की जांच के बारे में। टीकाकरण की बात होती है और सप्लीमेंट्स दिए जाने की बात होती है, तो हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के टीकाकरण और किस प्रकार के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। कुछ इन्फेक्शंस हैं जिनका बच्चों के विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसमें कि रूबेला करके एक बीमारी होती है जिस वजह से बच्चे का विकास कम हो जाता है, बहरापन आना, आँख में मोतियाबिंद हो जाना, सिफिलिस हो जाना, ऐसे कुछ बीमारियां हैं। अब अगर कोई प्लान कर पा रहा है कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं 1 महीना या 2 महीने के बाद, तो उनके लिए अच्छा रहेगा कि अगर वो MR वैक्सीन ले पाए। MR वैक्सीन हमारी सरकार देती है, निःशुल्क मिलती है, वो अगर कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर वैक्सीन की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में टिटनस करके एक वैक्सीन रहता है जो कि माँ के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा सप्लीमेंट्स की जैसे अपन बात करते हैं तो जो माताएँ जो पहली बार गर्भवती हो रही, दूसरी बार हो रही, जब भी हो रही हैं, उसमें अपने शुरुआत करते हैं फोलिक एसिड से। फोलिक एसिड की गोली होती है जो कि बच्चे के विकास में बहुत मदद करती है, बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, जिसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो पीठ में कई बार ऐसे गुब्बारे जैसा हो जाता है, दिमाग का विकास कम होना या पीछे कहीं से पीठ खुली रह जाना, ये सारी बीमारियां अगर फोलिक एसिड बराबर आपने लिया है शुरुआती 3 महीने में या प्रेगनेंसी के 1 महीना, जैसे ही प्रेगनेंसी पता चले आपको ये शुरुआत कर देनी रहती है। फिर इसके अलावा दूसरे ट्राइमेस्टर में, मतलब दूसरा जो तिमाही रहता है, इसमें हम आयरन बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। आयरन खून बढ़ाएगा, कैल्शियम हड्डियाँ मजबूत करेगा, ओमेगा दिमाग का विकास अच्छा कराएगा। ये सब मिलजुल के बच्चे का विकास, माँ का विकास, दोनों में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। सर, ये तो हुआ सप्लीमेंट की बात, लेकिन अगर कंप्लीट आहार की बात, एक संपूर्ण भोजन की बात अगर करें तो एक माँ की थाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान जो खुराक रहती है माँ की, उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ जितना अच्छे से खाती है उसके जितने न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जितने विटामिन्स होते हैं, सब बच्चे में जाते हैं। माँ की जो डाइट रहती है, अगर वो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर वो दिन में 2 रोटी खा रही है, तो अगर प्रेग्नेंट है तो वो 3 रोटी खाए, वो 3.5 रोटी खाएं, और यही जो खुराक है ये बढ़ी हुई रहेगी जब वो बच्चे को दूध भी पिला रही है, क्योंकि दोनों ही समय पे माँ के लिए ज़्यादा खाना खाना ज़रूरी है। माँ के डाइट में आपके सारे चीज़ आने चाहिए, फल आने चाहिए, हरी सब्जियां आनी चाहिए, रोटी आनी चाहिए, चावल, अब जिसके राज्य में जैसा खाना बनता है वो वैसा खा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का मिश्रण ज़रूरी है। अगर खाने में फाइबर कम हुआ, जो कि सलाद हरी सब्जियों से होता है, तो माँ को
कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहती है, उनको संडास करने में दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। पानी भी बहुत ज़रूरी है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना रोज़ाना ज़रूरी है। सर बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब हम शिशु पर बात करते हैं। क्या गर्भ में रहते हुए किसी शिशु के बारे में ये पता चल सकता है कि उसे कोई शारीरिक समस्या तो नहीं है, और क्या उसका निदान जो है समय पर संभव हो सकता है? जी हाँ, इसमें बच्चे के लिए जैसे हमने देखा कि बच्चे की दिल की धड़कन बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, उसके लिए हमने जैसे जांच कराई, बच्चे की दिल की धड़कन अगर बराबर हमें लग रही है, फिर हम वापस सोनोग्राफी करा के देखते हैं कि बच्चे के हाथ बराबर बने हैं या नहीं, उसके पैर बराबर बने हैं या नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी बंद है कि नहीं हुई है, उसका सर कैसा लग रहा है, सर में कहीं पानी तो ज़्यादा नहीं लग रहा है, किडनी का विकास कैसा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम सोनोग्राफी से देख लेते हैं। अगर इसमें किसी पे भी हमको ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं कि इसका विकास अच्छे से नहीं हुआ है, तो हम माँ के ही गर्भ से पानी निकाल के उसकी जांच कर पाते हैं। अच्छा। ये एक चीज़ है जो संभव है, और इसी के साथ जुड़े हुए कुछ ऑपरेशंस हैं जो आजकल इंडिया में भी होने लगे हैं। अच्छा। जो कि बच्चे के विकास के लिए और माँ की प्रेगनेंसी अच्छे से चलते रहे, बच्चे के फेफड़े बराबर रहें, बच्चे में खून बराबर रहे, इसके लिए हम कुछ ऑपरेशंस हैं जो कर सकते हैं। कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि MRI भी होता है, बच्चे का MRI माँ के पेट के अंदर ही संभव है। अच्छा। तो बच्चे के दिल की सोनोग्राफी भी की जाती है कि दिल के जो खांचे 4 रहते हैं वो बराबर बने हैं कि नहीं, बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। इस प्रकार हम सारी चीज़ों की जांच अंदर रहते हुए संभव है, हम कर सकते हैं। सर ये तो आपने बता दी कि हमारा मेडिकल साइंस कितना अपडेट हो चुका है, कितनी सारी सुविधाएं हमें मिल चुकी है। बच्चे के जन्म के बाद क्या देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को भूखा रखा जाता है, कई सारे रिचुअल्स हमारे उसमें भी होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि बच्चे को क्या देना चाहिए और कब तक देना चाहिए? बच्चे के लिए माँ का जो दूध होता है वो सर्वोत्तम आहार होता है। माँ का दूध जो रहता है वो भगवान ने इस तरह से बनाया है कि बच्चे को कब चाहिए, कितना चाहिए, भगवान उतना ही दिलवाता है माँ से। इसके लिए माँ का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। माँ स्वस्थ रहती है तो वो उतना ही दूध निकालती है जितना उसके बच्चे की भूख को शांत कर सके। माँ के दूध में अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडीज़ मिलते हैं, अलग अलग इम्यूनिटी वाले फैक्टर्स मिलते हैं, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता है, बच्चा दूध अच्छे से पी पाता है, पूरा 100% दूध पचा पाता है, उसके शरीर की सारी चीज़ें बराबर चल रही होती हैं, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता बच्चे को। ये सारी क्वालिटी रहती है माँ के दूध की। माँ के दूध से अच्छा कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। और अगर 6 महीना बच्चे का पूरा हो गया है तब फिर हम ऊपर का खाना देना चालू करते हैं। जी सर, अगर टीकाकरण की बात करते हैं तो बच्चे को भी बहुत सारे टीके लगते हैं समय समय पर, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली चीज़ उसे BCG लगता है, एक OPV लगता है और एक हेपेटाइटिस B लगता है। जो BCG रहता है वो दिमाग का जो TB रहता है उससे बच्चे की बहुत अच्छी सुरक्षा करता है। जो पोलियो रहता है वो पोलियो सबको पता है, पोलियो से बचाव के काम आता है। हेपेटाइटिस जो रहता है वो लीवर वगैरह का इन्फेक्शन रहता है, उससे बचाव के लिए ये जन्म वाले टीके हैं। इसके अलावा 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने में वैक्सीन्स लगते हैं, जिसमें कि अलग अलग बीमारियां कवर होती है, जिसमें कि एक पेंटा करके वैक्सीन होता है जिसमें DTP रहता है, हेपेटाइटिस B रहता है और H इन्फ्लुएंजा B रहता है। इसके अलावा रोटा वायरस का वैक्सीन जो कि पहले महंगा होता था लेकिन वो सरकार ने चालू कर दिया है, जिससे कि बच्चों में डायरिया आजकल बहुत कम हो गया है। पहले आधे से ज़्यादा बच्चों को डायरिया होता था, लूज मोशन होता था, वो कि इस वैक्सीन के चालू होने के बाद काफ़ी मात्रा में कम हो गया है। एक स्वास्थ्य प्रोग्राम भी चालू किया था सरकार ने, जिससे कि निमोनिया कम हो गया है, निमोकोकल वैक्सीन देके, वो भी आजकल सरकार करवा रही है। सर आपने सरकार की बात कही तो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं और बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं जिनका लाभ जो है हमारे दर्शक कई बार जागरूकता नहीं होने के कारण उठा नहीं पाते हैं, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि हम किस तरह से बच्चों में स्वास्थ्य बढ़ा सकें, माँ में स्वास्थ्य बढ़ा सकें, लोगों का अस्पताल जाने का जो तकलीफ़ है उसको अपन कितना अच्छा कर सकें। इसके लिए सरकार अलग अलग तरह से प्रयास करती है, जैसे कि आशा वर्कर है। आशा वर्कर घर घर जाके अलग अलग लोगों को देखती है, बच्चों को देखती है, माँओं को देखती है, अच्छी सलाहें देती है क्या करना है क्या नहीं करना है। स्वास्थ्य केंद्र में अलग अलग तरह के वैक्सीन्स मिल रहे हैं जो कि पहले सब नहीं मिलते थे, वो आजकल सरकार कर रही हैं। तो उस प्रकार से योजनाएं जैसे जननी सुरक्षा योजना है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, मिशन इंद्रधनुष है, ऐसे करके बहुत सारे मिशंस हैं जो कि चल रहे हैं। एक अभी सास प्रोग्राम चल रहा है जो कि निमोनिया से बचाव के लिए वैक्सीन दिलवा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। तो ये सारे मिलके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और सारी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, इसके प्रति पहले से अगर आप जागरूक रहें तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर ये जानना चाहेंगे कि एक माँ जन्म तो देती है बच्चे को, लेकिन एक पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, तो एक परिवार की और एक समाज की क्या जिम्मेदारी होती है?
परिवार की जिम्मेदारी इसमें इस प्रकार रहती है कि माँ में तनाव ना रहे, माँ में स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए जो जितना अच्छा खाना हम दे पाएँ, जितना साफ़ सुथरा दे पाएँ उतना अच्छा रहेगा। माँ को सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक तनाव से भी दूर रखना ज़रूरी है कि किसी भी तरह से उनको कोई स्ट्रेस ना रहे, उनको ज़्यादा काम ना करना पड़े, ठीक ठीक काम करें, बराबर चलते रहें, हर तरफ से उनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी की जिम्मेदारी, जो आसपास के लोगों की जिम्मेदारी इस प्रकार रहती है कि कोई भी बीमारी है, कोई भी फैलाव हो रहा है तो उसमें जो एक कम्युनिटी रहती है उसका रोल ये रहता है कि स्वस्थ लोग एक तरफ होके सब लोग बाकी लोगों की भी मदद करें। कोई अगर बीमार है तो उसको हम लोग अलग से इलाज कराएं। कोई जो हेल्दी लोग चल रहे हैं, जैसे हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट आया था कोविड के टाइम कि आधे लोग वैक्सीनेट हो गए थे जिसकी वजह से आधे लोग सिक्योर हो गए थे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कवर करें ताकि जो नए लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो कम से कम गंभीर बीमारियों से बच सकें। जी सर, सरकार बहुत प्रयास कर रही है और जिस तरह हमारा जो इस साल का जो थीम है स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य, तो मातृ और शिशु मृत्यु दर की क्या स्थिति है अगर हम दूसरे देशों से अगर भारत की तुलना करें? पहले जब मातृ मृत्यु दर और ये बच्चे का मृत्यु दर की जब काउंटिंग की गई थी तो वो जैसे मान के चलिए अगर 100 थी तो अभी उसमें काफ़ी कम आया है। मातृ मृत्यु दर पहले जो 130 थे वो 97 आए हैं। जो बाल मृत्यु दर है वो जो पहले 30 था वो अभी 25-26 के आसपास चल रहा है। तो पहले से काफ़ी गिराव आया है। इसके पीछे बहुत सारी योजनाएँ काम कर रही हैं, जैसे कि एक लक्ष्य करके योजना है जो कि कोशिश करता है कि माँ की डिलीवरी जो है वो अस्पताल में हो, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरे जगह हो, वहाँ ऐसे लोग रहें कि जो डिलीवरी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है उसमें मदद कर पाएँ, बच्चे ने श्वास नहीं लिया तो उसमें मदद कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के ये जो मृत्यु दर रहता है इसको कम करने में बहुत सहायता कर रही हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आई है। सर, बहुत अच्छी चर्चा हुई आपके साथ और हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से बहुत लाभ मिला होगा। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बातें कहें, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो गाँव में भी है, शहर में भी है, लेकिन गाँव में कई प्रथाएँ, कई परंपराएँ ऐसी चलती हैं जिसका नुकसान माँ और बच्चे को दोनों को होता है। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं रहती हैं जो कि बहुत सालों से चलती आ रही हैं। अब जैसे हम लोगों के पास काफ़ी सारी चीज़ें दे जाती हैं कि कई लोग बहुत इसमें रहते हैं कि हमको बच्चे को घर में ही पैदा करवाना है, जो कि बहुत रिस्की रहता है। कम से कम एक कोई ऐसा रहना चाहिए कि जो अच्छे से बच्चे का ध्यान रख पाए। बच्चे के लिए रोना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती अगर 1 मिनट में बच्चा नहीं रोया तो उसका असर उसके दिमाग में रहेगा, जो कि बहुत लंबा चल सकता है। इसके अलावा बच्चे की जैसे नाल काटनी रहती है तो वो साफ़ उससे काटना ज़रूरी है। एक जो ब्लेड रहे वो साफ़ रहना बहुत ज़रूरी, नहीं तो बच्चे को टिटनेस हो सकता है, जिसका परिणाम बहुत ख़राब रह सकता है। इसके अलावा जैसे हम लोग तेल की मालिश कई जगह होती है, तो तेल की मालिश कई लोग क्या करते हैं कि वो नाक में डालते हैं, नाक में डालते हैं तेल और फिर उसको फूंकते हैं। इसकी वजह से जो तेल है वो बच्चे के फेफड़े में चला जाता है, जिसे लाइपोफिक निमोनिया बोलते हैं, जिसमें कारण जो रहता है वो तेल से मसाज रहता है, जो कि उसके नाक में डाल के फूंका जाता है। इसके अलावा कई लोग गोबर का प्रयोग करते हैं बच्चे के नाल पे, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमको पता है, हम लोग कोशिश करते रहते हैं निरंतर कि आप जानें, जागरूक होएं, ये सारी चीज़ों से बचें। अब बच्चे को दूध में भी जैसे शुरुआत कई लोग करते हैं कि वो सीधा गाय के दूध से करते हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं रहती है। बच्चा उसे पचा पाएगा कि नहीं हमको नहीं पता रहता है। अब वो दे देते हैं, फिर बच्चे का कहीं वजन नहीं बढ़ रहा, ये तकलीफ होती है। अब कई लोग बच्चों में जैसे शहद देते हैं, सबसे पहली चीज़ बच्चों में 1 साल की उम्र तक शहद देना बहुत हानिकारक है। इससे बोटुलिज्म करके बीमारी है वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जिससे कि बच्चे के पूरे शरीर की जितनी मांसपेशियां वो ढीली पड़ सकती, कड़क हो सकती हैं, दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आपने देखा और हमारे डॉक्टर साहब ने आपको खूब अच्छी सलाहें दी, परामर्श दी। अब जाते जाते हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपके घर में कोई भी स्त्री माँ बनने जा रही है तो आप सभी सजग रहें, जागरूक रहें और हमेशा नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल को सुनिश्चित करें ताकि कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सके। सही देखभाल, सही जागरूकता और सही निर्णय से निश्चित रूप से हम स्वस्थ शुरुआत कर सकते हैं और यहीं से रास्ता जाता है आशापूर्ण भविष्य की ओर। तो आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।